ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना से पूरा देश सदमे में है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस रेल दुर्घटना के सबक क्या हैं? आखिरकार रेलवे ने क्या सीखा है? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधांशु मणि जी हैं, जो कि आईसीएफ के पूर्व जीएम हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सुधांशु जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। सर, अगर हम इस दुर्घटना की बात करें, क्या सबक मिला रेलवे को? अच्छा, देखिए, तो ये तो क्लियर हो गया है कि ये कोई इंटरलॉकिंग फेलियर हुआ हो, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ तक मेरी समझ है, एक्सपीरियंस है, इंटरलॉकिंग अगर फेल होती है, कोई अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल खराबी आती है, तो वो फेल सेफ मोड में जाती है। और जैसे इस केस में अगर इंटरलॉकिंग फेलियर हुआ होता तो सिस्टम सिग्नल को लाल कर देता और ट्रेन रुक जाती। हुआ क्या है कि कोई मैनुअल इंटरवेंशन किसी आदमी या ग्रुप ऑफ आदमियों ने इंटरवेंशन करके, बाईपास करके, कोई शॉर्टकट लगा के सिस्टम के साथ टैंपर किया है। ये तो रेल मंत्री ने भी कहा है कि टैंपर हुआ है, ऐसा लगता है। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया है, तो इससे ऐसा इंडिकेशन जाता है कि सरकार को लगता है कि इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंट है, सेबोटाज एंगल है। वरना सीबीआई को इंक्वायरी देने का तो कोई मतलब समझ में नहीं आता। तो अगर ऐसा है, अगर वाकई कोई सेबोटाज वाली बात हुई है, तो फिर ये तो बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। इस पे मैं क्या बोल पाऊंगा? मैं तो कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये बहुत सीरियस मामला होगा और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं देश की, उनको इस पे सीरियसली काम करना होगा रेलवे के साथ मिलके, कि भाई अगर इस तरह का हादसा सेबोटियर्स कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या मेजर्स लेने होंगे कि ये न हो पाए। सर, यहां पर आप इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिरकार इंटरलॉकिंग होती क्या है और इंटरलॉकिंग किस किस तरीके की है रेलवे में। तो मैं आपके सवाल पे आता हूँ। इससे पहले वो थोड़ी सी बात रह गई थी मेरी, वो ये कि अगर सेबोटाज नहीं है तो यानी कि कोई मेंटेनेंस स्टाफ वहाँ काम कर रहा था, उसने कोई शॉर्टकट मेथड लगाया है और उस शॉर्टकट मेथड में काम जल्दी करने के लिए अक्सर करते हैं लोग, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर ये कभी कभी होता है और नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो बहुत गलत बात है। इस बार सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई कि उस शॉर्टकट के नतीजे आपके सामने हैं। यानी रूट लूप लाइन को सेट है और सिग्नल आपने मेन लाइन का दिया, इंटरलॉकिंग सिस्टम को बेवकूफ़ बना के, एक तरह से कहा जाए। इंटरलॉकिंग क्या होती है? देखिए, कोई भी ट्रेन ट्रैक पे ड्राइवर का कोई स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होता। ट्रेन ट्रैक को फॉलो करती है और ट्रैक एक या तो स्ट्रेट लाइन हो तो ट्रेन जहाँ जैसा ट्रैक ले जाएगा ट्रेन वैसे जाएगी। अगर सीरीज ऑफ ट्रैक्स हों पैरेलल तो उनके बीच में क्रॉसओवर्स होते हैं। तो एक कोई पर्टिकुलर क्रॉसओवर से होते हुए दूसरे ट्रैक, फिर क्रॉसओवर, इस तरह का कोई रूट अगर कोई ट्रेन को फॉलो करना है तो वो एक रूट सेट होगा और उसके हिसाब से सिग्नल दिया जाएगा, क्योंकि सिग्नल होता है अथॉरिटी टू प्रोसीड और स्टॉप। तो इन रूट और सिग्नल के बीच में कंप्लीट इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, जिससे ऐसा ना हो जाए कि रूट कहीं का सेट हो और सिग्नल कहीं का दिखा रहे हो आप। तो ये जो सिस्टम है, ये सीरीज ऑफ लॉजिक फॉलो होता है। ये मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी सिस्टम हो, इस सिस्टम को इंटरलॉकिंग कहते हैं। यानी कि आपका जो रूट आप दे रहे हैं ट्रेन को और जिस तरह का सिग्नल उसे दिया जा रहा है वो सामंजस्य में हो, अपोज ना करें एक दूसरे को। इस केस में ऑपोजिशन आप देख रहे हैं। अगर इंटरलॉकिंग होती सही और टेम्पर नहीं की गई होती, और तो लूप लाइन का रूट सेट ही नहीं होता, क्योंकि लूप लाइन में एक ट्रेन ऑलरेडी है। रूट सेट होता मेन लाइन का और सिग्नल मिलता मेन लाइन का। अगर आपको लूप में ही ट्रेन को लेना है तो ट्रेन को होम सिग्नल पे रोका जाता। जब वो ट्रेन चली जाती तब उसे सिग्नल मिलता और फिर वो लूप लाइन पे आती। तो
तो ये सब इंटरलॉकिंग के जरिए होता है, और इसमें वो इंटरलॉकिंग वायलेट हुई है ह्यूमन इंटरवेंशन से। सर एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मानवीय दखल है, कोई किसी व्यक्ति ने टेम्पर किया है, कुछ ना कुछ बदलाव किया है उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश भर में जो इंटरलॉकिंग का जो सिस्टम है रेलवे का, वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको उसकी जानकारी है वो इस तरीके की घटना को दोबारा अंजाम दे सकता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी सिस्टम हो, वो सेफ्टी सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि सिस्टम एकदम सेफ रहे। अगर आप सिस्टम में सेबोटाज करने चलेंगे तो उसके अगेंस्ट एक टेम्पर प्रूफ सिस्टम बन सकता है, लेकिन 100% सिक्योर सिस्टम बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। आप इसका एग्जाम्पल यूं लीजिए कि आप एक फास्ट कार चला रहे हैं और आपने कुछ ऐसा किया कि उसका कुछ देर चलने के बाद बहुत अच्छी डिज़ाइन के बावजूद आपने कुछ ऐसा किया कि चक्का ढीला हो जाए या निकल जाए, तो वो तो ड्राइवर बच ही नहीं सकता उस स्पीड पे। तो उसमें आप डिज़ाइन को दोष नहीं दे सकते। एक बात ज़रूर है कि जब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, और अभी तो हम लोग गेस्टिमेट चल रहा है, रीजनेबल गेस्टिमेट, और ये सामने आता है कि हाँ एक ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ, तो दो चीज़ें हैं। एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन, अगर सेबोटाज की बात है तो वो तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बात है। अगर मेंटेनर ने किया है तो क्यों किया है? क्या काम का प्रेशर इतना है कि विंडो मेंटेनेंस की छोटी सी मिलती है, उसी के अंदर जल्दी से काम कर देना है, ये प्रेशर है? तो इसके ऊपर सोचना होगा कि भाई ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा हो, और अगर पैदा हो भी तो किसी भी कीमत पे ये हजारों पैसेंजर्स की लाइफ से साथ खेलने का कभी कोई मेंटेनर या सुपरवाइजर कभी सोच भी ना पाए। इसके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचना होगा। एक चीज जो मैं कहूंगा कि अगर ये पता लगता है कि ये कभी कभी ऐसा होता था उस एरिया में, करते थे लोग, जैसे कि गैसल एक्सीडेंट आपको याद होगा, वहां जो इरेगुलरिटी हुई थी जिसकी वजह से दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गई थी आमने सामने, वो जो वर्किंग में उसमें कमजोरी थी वो वहां पे बहुत दिनों से चल रही थी, और वो एक तरह से लोगों को आदत हो गई थी। यहाँ तक कि ड्राइवर्स को भी लगता था कि गलत लाइन पे जाना तो यहाँ होता रहता है, वो आप अगर गलत लाइन पे ले जाए जा रहे हो कभी इमरजेंसी में, तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना रहता है। वो सब वहाँ पे ख़त्म हो चुका था, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया, सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी कि इतना भयंकर हादसा तब हुआ। तो इसमें भी अगर ऐसा पाया जाता है कि ये कभी कभी होता रहता था, तो ये मैनेजमेंट का दोष माना जाएगा। एक सिग्नल मैन और एक स्टेशन मास्टर तक लिमिट रहने की बात नहीं रहेगी, और मैनेजमेंट ने अगर हल्की फुल्की भी आंख मूंदी है तो ये ज़्यादा सीरियस मुद्दा है, और उसको उस हिसाब से डील करना होगा कि किसी भी हालत में चाहे ट्रेनें चलें या ना चलें, लेकिन आप यात्रियों की के जीवन से इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। सर एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, चूँकि आप रेलवे में लंबे समय तक रहे हैं, तो अगर हम बात करें, मान लिया किसी जगह को मेंटेन करना है, कोई काम होना है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? क्या रेलवे के रूल्स को या जो प्रोसीजर है अगर उसको फॉलो करें और मान लेते हैं कि सब कुछ फॉलो किया गया, तो क्या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, देखिए रेलवे के सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हैं, रेलवे की एफिशिएंसी आप जितने भी सवाल उठाएं, लेकिन सेफ्टी रिलेटेड सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हैं कि अगर उन्हें आप फॉलो करें तो हो सकता है ट्रेन रनिंग में कुछ कमजोरी आए, ट्रेन कम चल पाए, धीरे चल पाए, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो इतना बढ़िया सिस्टम है कि उसके बाद फिर एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो जो रूल प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है कोई भी मेंटेनेंस करने का, शायद यहाँ लेवल क्रॉसिंग पे कोई काम हो रहा था जैसे मैंने सुना, ये सुनी हुई बात है इसलिए मैं पक्का नहीं बोलूँगा, पर एक इंस्टेंस के तौर पे जो भी काम हो रहा था, अगर वो रूल्स और प्रोसीजर्स जो लेट डाउन हैं और पता है सबको, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट यानी एएसएम को भी और ईएसएम को भी, शायद कंट्रोल को भी इन्वॉल्व किया जाए इसमें, तो वो अगर फॉलो किए जाते तो ये कभी ऐसा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। सर एक और सवाल उठता है, जैसे ही
बात आई एक्सीडेंट की, चीज़ें एकदम अलग डायरेक्शन में जाने लगी, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और सबसे पहली जो बात कही गई, वो कहा गया कि कवच नहीं था, और इस ट्रेन के अंदर कवच नहीं था, और इस वजह से ऐसा हो। क्या कवच होता तो ये इस तरह की दुर्घटना रुक सकती थी? हाँ, तो दो बातें हैं। देखिए, कवच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और मैं तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट मानता हूँ इसको। और जितनी जल्दी भारतीय रेलवे में आए, सेफ्टी बढ़ेगी, लाइन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इस पर्टिकुलर केस में कवच होने से कोई एक्सीडेंट में थोड़ा हल्का फुल्का फर्क पड़ सकता था, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, लेकिन एक्सीडेंट बचाने का की संभावना नहीं थी। देखिए, कवच सिस्टम अगर होता इस केस में तो क्या होता। मान लीजिए कि कवच सिस्टम है, लोको में भी है, मालगाड़ी में भी है, उसके लोको में ग्राउंड जो RFID है वो भी है, सब है। अब चूंकि सिस्टम को फूल कर दिया गया है, ड्राइवर को ये बताया गया कि तुम मेन लाइन में जा रहे हो, कवच को भी वही पता है। जब वो क्रॉसओवर पे आता तब RFID वहां उसे बताता कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम्हें तो मेन लाइन पे जाना था, अब तुम जा रहे हो लूप लाइन पे। और ऐसा वो देखते ही कवच में इतनी इसमें कैपेबिलिटी है कि तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा देता। लेकिन उस क्रॉसओवर से मालगाड़ी का जो रियर है उसकी डिस्टेंस बहुत कम है, और ब्रेक लगाने के बावजूद स्पीड में थोड़ी कमी आ सकती थी, लेकिन यानी इम्पैक्ट में हो सकता है 5-10-15% कमी आ जाती, लेकिन इम्पैक्ट होता ही, ट्रेन जाके भिड़ती ही। और अब ये मीन मेख की बात है, लेकिन डैमेज होता, और अच्छा खासा डैमेज होता। एक चीज और है, जो लूप लाइन पे 30 किलोमीटर पे गाड़ी जाती है, पहले 15 होता था, अब 30 तक है, शायद कुछ जगह 40 भी है। ये 30 किलोमीटर वाला लूप था, उस पे अगर आप 130 किलोमीटर पे एंटर करते हैं, तो मैंने जो सुना है लोकोमोटिव तो चला गया लूप लाइन पे और जाके ब्रेक वैन के ऊपर चढ़ गया। लेकिन वो भी डर है कि लोकोमोटिव भी वहीं डिरेल हो जाए, और हो सकता है कुछ बाद की कोचेस इस स्पीड की वजह से भी डिरेल हुई हूँ। तो वो उसमें भी कवच कुछ नहीं कर सकता था। तो बाय एंड लार्ज ये कहना ठीक है कि कवच होने से भी एक्सीडेंट होता, और काफ़ी भीषण एक्सीडेंट होता। थोड़ा बहुत अगर कम हो जाता उस इमरजेंसी ब्रेकिंग की वजह से, तो मैंने बताया उसका इम्पैक्ट मार्जिनल होता। सर, एक और इसमें सवाल उठता है कि अगर ये ट्रेन ICF होती तो क्या होता? मुझे जो लगता है यहाँ पे, अब हो सकता है मैं बहुत, चूंकि मैंने सिर्फ फोटो देख के ये बोल रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दिया कि देखिए, शुरू की जो कोच इंजन कोलाइड किया, उसके पीछे की कोचेस कपलिंग डिटैच करके एक तरह से बिखर गई, और कपलिंग टूट के बिखर गई या बिना टूटे, वो इतना तगड़ा इम्पैक्ट था कि वो बिखर के टॉपल भी हो गई, जो LHB कोच नहीं होती है, और थोड़ी डिच में भी गई। ये दूसरे टाइप का इम्पैक्ट था। आधी ट्रेन लूप लाइन पे थी, आधी से ज्यादा, और लोकोमोटिव बढ़ चुका था, उस तरह के फोर्सेस उसमें डिफरेंट आएंगे। अगर ये ट्रेन स्ट्रेट लाइन पे होती और ये कोलिजन होता तो इसका इम्पैक्ट कम होता। इतनी आसानी से ये लोकोमोटिव क्लाइम करता, लेकिन कोचेस डिरेल भी होती, टिल्ट भी होती, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कैप्साइज कम होती। तो ये पिक्यूलियर एक्सीडेंट था, वरना दसियों ऐसे इंस्टेंस हैं कि LHB कोच डिरेल हुई और अच्छी स्पीड 70-80 किलोमीटर पे, लेकिन कैप्साइज नहीं हुई, ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ी, और काफी जान माल का नुकसान होने से बचा। इसमें भी देखिए तो पीछे की कोचेस, जो मैं फोटो देख के बता रहा हूं, जो एकदम से कपलिंग टूट के बिखर गई उनको छोड़िए, पीछे की जो कोच है उनको भी अच्छा इंपैक्ट मिला है, लेकिन वो थोड़ी बहुत इधर उधर टिल्ट हुई हैं, डिरेल हुई हैं, लेकिन वो कैप्साइज नहीं हुई। उनमें शायद कैजुअलिटी भी नहीं हुई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर ICF की कोच होती
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैजुअलिटी जितनी है उससे भी ज्यादा होती। तो यहाँ पर आप समझिए आईसीएफ कोचेज को हटाने का काम रेलवे कर रही है। इसके बारे में फैसला लिया जा चुका है। सारी ट्रेनों को एलएचबी किया जाना है और वो काम भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात ये रही कि कोरोमंडल एक्सप्रेस एलएचबी कोच वाली ट्रेन है, तो इसमें उतनी ज़्यादा स्थिति नहीं खराब हुई। हालांकि खराब तो बहुत हुई, लेकिन अगर हम देखें तो जितने लोग सवार थे, अगर ये आईसीएफ ट्रेन होती तो और ज़्यादा भयानक हो सकता था। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।